साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल जीवाणु। ये जो टॉपिक है आपका आरबीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इसके अलावा आपकी आईआईटी जो मेंस है, एडवांस है, नीट है, आपकी जेट की जो एग्ज़ाम होती है और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सब में ये आपके टॉपिक लगता है। इसके अलावा दोस्तों बायोलॉजी में भी आपके बायोमोलिक्यूल है, उसका कुछ पार्ट्स आता है, इसकी बात करेंगे जीवाणु। देखना दोस्तों, अपना जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, ये ह्यूमन बॉडी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। लेकिन इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे जो एलिमेंट्स है, जैसे आपकी ऑक्सीजन की बात करेंगे, चाहे नाइट्रोजन की बात कर लो, चाहे सल्फर की बात कर लो, चाहे आपके फॉस्फोरस की बात कर लो, इन सबसे भी मिलकर बना होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स की अपना सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं और अपन ने छोटी क्लासों में यह भी पढ़ रखा है कि जो आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो सब यहां पर अपन पढ़ेंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं अपन बायोमोलिक्यूल में, और आज जो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों देखना, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक तो आपका हुआ कार्बन और दूसरा आपका हो गया हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, H2O, और ये कार्बन है ही आपका, यानी कि कार्बन के जो जल युक्त यौगिक थे उन्हें पहले कार्बोहाइड्रेट कहा गया। कार्बन के जो भी जलयुक्त यौगिक है उन सबको दोस्तों प्रारंभ में कार्बोहाइड्रेट बोला गया। और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं तो जैसे ग्लूकोज है आपका, या आपकी शर्करा है। ग्लूकोज दोस्तों आप जानते हो प्लांट्स होते हैं अपने, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यानी अक्स CO2 आपका YH2O ये क्रिया करते हैं, तो ये आपके बनाते हैं CxH2OY, और यहां से क्या निकल जाता है, O2 बाहर निकल जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों जो क्रिया होती है ये होती है क्लोरोफिल, एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसको पर्णहरित बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में संपन्न होती है। और ये जो बनने वाला जो कंपाउंड्स है आपका, इसको बोला गया है ग्लूकोज। दोस्तों प्रारंभ में क्या इसका जो सामान्य सूत्र दिया गया कार्बोहाइड्रेट का, वो ये दिया गया CxH2OY। यहां पर ये जो अक्ष है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या को इंगित करता है, और यहां पर जो आपको Y दे रखा है ये Y आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को क्या करता है, इंगित करता है। जैसे ग्लूकोज होता है आपका दोस्तों C6H12O6, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको C6H2O6। तो बताओ दोस्तों बन गया ना ये C6H12O6, तो ये आपका हो गया ग्लूकोज। आगे देखना दोस्तों, ये जो फॉर्मूला था इसको बाद में अमान्य कर दिया गया। अमान्य करने का कारण ये था कि अपने पास में कुछ तो ऐसे यौगिक होते हैं जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है।
लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिन पर यह फॉर्मूला लागू होता है लेकिन वो कार्बन के हाइड्रेट्स नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स की। ये दोस्तों इसका हो गया सामान्य सूत्र। जैसे आप जानते हो दोस्तों, एक आपका रेमनोज होता है। रेमनोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O5। ये होता है दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इसका अणुसूत्र। जब आप इस फॉर्मूले की बात करोगे तो ये फॉर्मूला आपका यहां इस पर लागू नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स होते। तो ये दोस्तों जो रेमनोज है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो होते हैं लेकिन ये फॉर्मूला इस पर लागू नहीं होता है। एक आपकी शुगर होती है दोस्तों 2-डिऑक्सीराइबोस शुगर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10O4। C5H10O4 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बोला जाता है 2-डिऑक्सीराइबोस शुगर। दोस्तों ये जो आपको दिख रहे 2-डिऑक्सीराइबोस शुगर, जब आप देखोगे इस फॉर्मूला में तो ये फॉर्मूला इस पर फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। चलिए एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो देखो C2H4O2। आई बात समझ में? तो क्या होगा यहां पर C2H4O2। दोस्तों ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिट बैठता है इस पर, लेकिन ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। समझ गए? तो ऐसे कंपाउंड्स थे जिन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिन पर यह फॉर्मूला लागू होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते। तो इसको बताने के लिए बाद में आधुनिक जो परिभाषा आई वो ये कहती है कि ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का मतलब हुआ ऐसे यौगिक जो कि प्रकाशिक समायोजकता दर्शाते हैं, या पढ़ोगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपन पार्ट करेंगे त्रिविम रसायन वहां पर। तो दोस्तों ऐसे यौगिक या ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक, इनको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक जो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो। क्या बात की मैंने? जो क्या हो, स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक का मतलब हुआ वो आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो आपका कीटोन भी हो सकता है। समझ गए? तो ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक जो स्वयं क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड भी हो या कीटोन हो, या वो जलपघटित होकर यदि उनका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो जलपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं। क्या देते हैं वो? जलपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको देते हैं। उन्हें अपन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आधुनिक परिभाषा ये थी कि ऐसे प्रकाश सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो,
जिसको आप बोल सकते हो वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, आपके कीटोन भी हो सकते हैं। या जब उनका करवाया जाए जल अपघटन है तो वो क्या दे आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स देते, उन्हें आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलोगे। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हुआ जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा आपके OH ग्रुप उसमें क्या हो, उपस्थित हो। समझ गए दोस्तों। अब देखो बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, ये क्या करता है, प्लांट्स है, प्लांट्स के स्केलेटन का निर्माण करता है, उसके कंकाल का निर्माण करता है कौन, आपके कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा आप जानते हो प्लांट्स है, उसमें एक स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि आपकी जो एनिमल्स वगैरह है उन एनिमल्स में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। साथ में दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल है या कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और आप जानते हो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से मिलकर। किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये दोस्तों अपन ने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की। अब देखो अपन इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आपके कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो आप शुगर वगैरह पढ़ते हो वो सब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स में ही आती है। चलिए तो देखो अलग अलग प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए बात करेंगे स्वाद के आधार पर। देखो दोस्तों स्वाद के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो भाग था उसको कहते हैं अपन शुगर, और दूसरा आपका हो गया नॉन शुगर। शुगर का मतलब है शर्करा और नॉन शुगर का मीन्स हो गया आपका शर्करा। जो आपकी शुगर होती है वो आप जानते हो H2 में क्या होगी, सोल्यूबल होगी, यानी कि जो शर्करा होती है वो जल में विलेय होती है, जबकि जो अशर्करा होती है वो जल में क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है या अविलेय होती है। चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करें स्वाद की तो ये कैसी होती है, ये मिट्टी होती है, और जो आपकी अशर्करा होती है दोस्तों वो कैसी होती है, स्वादहीन होती है। फिर देखो जो आपकी शुगर थी उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया शर्करा यूनिट्स के आधार पर। एक आपकी मोनोसेकेराइड हो गई, ये आपका हो गया इधर ओलिगोसेकेराइड, और जो आपके नॉन शुगर है इसमें रखा गया पॉलीसेकेराइड को। दोस्तों देखना मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका सामान्यतः जल अपघटन नहीं होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। और मोनोसेकेराइड में फिर बताया गया कि एक आपके होते हैं एल्डोज होते हैं और एक आपके कौन से होते हैं, कीटोज होते हैं, एल्डोज और आपके कीटोज। चलिए दोस्तों एल्डोज का मतलब जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, और कीटोज का मतलब हो गया जिसमें क्या उपस्थित हो, कोई आपका कीटोनिक समूह है।
यहां तो होगा आपका कोई कीटोनिक ग्रुप और यहां आपका दोस्तों होता है कोई एल्डिहाइड समूह। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो आप जानते हो ग्लूकोज, इसके अलावा आपका फ्रक्टोज। तो आपसे पूछे मोनोसेकेराइड है तो ग्लूकोज और आपके जो फ्रक्टोज होते हैं वो दोस्तों एक प्रकार के क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। चलिए बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड की। देखिए हाइड्रोलाइसिस करने पर ये क्या देते हैं, 2 से 10 तक यूनिट्स देते हैं और यूनिट किसकी देंगे, वो मोनोसेकेराइड की। यानी कि वे शर्कराएं या वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलपघटन जब करवाया जाता है तो जलपघटन पर वो 2 से 10 तक शर्करा यूनिट या आपके मोनोसेकेराइड देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों देखना, इसमें आपका आता है, आप जानते हो सुक्रोज। सुक्रोज का जब आप करवाते हो जलपघटन, सुक्रोज का जलपघटन करवाने पर आपको प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज का जब जलपघटन करवाते हो तो आपको ग्लूकोज प्राप्त होगा और आपको क्या प्राप्त होगा, फ्रक्टोज प्राप्त होगा। सुक्रोज है ये होता है आपका C12H22O11। आपको करना क्या है, इसका जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन के लिए आप दोस्तों डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो काम में, डाइल्यूट HCl ले सकते हो काम में। जब आप इसका जल अपघटन करवाओगे तो ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6 और आपका फ्रक्टोज भी क्या होगा, C6H12O6। ये कैसे हो गया, ग्लूकोज का भी अणुसूत्र समान आ रहा है और फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र समान आ रहा है। तो दोस्तों जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें पाया जाता है आपका एल्डिहाइड समूह और आपका जो फ्रक्टोज होता है इसमें पाया जाता है आपका कीटोनिक समूह। दोस्तों जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है वो हमेशा या तो प्रथम कार्बन पे होगा या आपके अंतिम कार्बन पे होता है, जबकि आपका कीटोनिक जो समूह होता है वो प्रथम और अंतिम कार्बन को छोड़कर कहीं भी हो सकता है। कौन सा समूह है, कीटोनिक समूह है, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल समूह कहते हो। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल और करते हैं। ओलिगोसेकेराइड आप जानते हो स्टार्च। स्टार्च का जब आप करवाते हो दोस्तों जलपघटन करवाते हो। स्टार्च के जलपघटन करवाने पर यह क्या देता है, ग्लूकोज यूनिट्स देता है। और कितनी यूनिट्स देता है ग्लूकोज की, 2 देता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H10O5 और N। ठीक है, तो ये क्या देता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट्स देता है। समझ गए। तो देखो मैंने क्या बोला, ओलिगोसेकेराइड ऐसी शर्करा यूनिट्स देते हैं जिनकी संख्या 2 से लेकर कहां तक हो, 10 तक हो। अब देखो यदि किसी ओलिगोसेकेराइड में 2 शर्करा यूनिट हो तो उसको बोला जाता है दोस्तों डाइसेकेराइड। यदि उसमें 3 यूनिट हो तो उसको बोलोगे आप ट्राइसेकेराइड। 4 हो तो क्या बोलोगे दोस्तों उसको, टेट्रा। समझ गए। इसके एग्जाम्पल्स की बात करोगे आप तो आपका रेफिनोज हो सकता है और आपका स्टेकियोज हो सकता है। एक तो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो एक तो आपका हो गया सुक्रोज, एक आपका हो गया दोस्तों स्टार्च, एक आपका होता है रेफिनोज और एक आपका होता है दोस्तों स्टेकियोज। दोस्तों ये जो सुक्रोज होता है इस सुक्रोज को बोला जाता है
केन शुगर। केन शुगर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गन्ने में पाई जाती है, और गन्ने में पाई जाने वाली जो आपकी शर्करा होती है उसे क्या बोलोगे आप? सुक्रोज बोलोगे। और दोस्तों इधर जो आप देख पा रहे हो फ्रक्टोज, इस फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्रूट शुगर। और ये जो शर्करा होती है ये फलों में पाई जाती है, और सर्वाधिक जो मीठी शुगर होती है वो आपकी दोस्तों फ्रक्टोज ही होती है। तो आपसे पूछ ले कि फलों में पाए जाने वाली शुगर कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। तो ये दोस्तों अपन ने बात की, यहाँ मोनोसेकेराइड हो गए आपके, यहाँ आपके हो गए ओलिसेकेराइड, और लास्ट में अपन आपकी बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। दोस्तों देखना, जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो यदि वो 10 से ज्यादा आपकी मोनोसेकेराइड यूनिट्स देती है, वो आपके क्या होते हैं दोस्तों? पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर वो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स या शर्करा इकाइयां देती है, उन्हें अपन कहते हैं पॉलीसेकेराइड। दोस्तों बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स की। तो आपके जो पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, एक आपका होता है स्टार्च, आपका होता है सेल्यूलोज, समझ गए? चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपका ग्लाइकोजन, आपका गोंद, ये सब एग्जाम्पल होते हैं पॉलीसेकेराइड। और ये कैसे होते हैं? सभी नॉन शुगर होते हैं। आपसे पूछ ले नॉन शुगर के एग्जाम्पल, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और आपके गोंद, समझ गए? आपसे पूछ ले पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और गोंद। तो ये दोस्तों अपन ने किया मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, वो किस में आ गए? ओलिगोसेकेराइड्स में आ गई। और लास्ट में आपका क्या आ गया? पॉलीसेकेराइड। दोस्तों जो आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, इन मोनोसेकेराइड्स को बोला जाता है सिंपल शुगर्स, या इनको बोलते हैं सरल शर्करा। इनको सरल शर्करा कहा जाता है। और ये दोस्तों जो आपने पढ़ी ओलिगोसेकेराइड आपका, और आपका पॉलीसेकेराइड, ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है और पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें जो ग्लूकोज यूनिट्स होती है एक बॉन्ड बनाती है, उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। आपसे पूछ ले कि ओलिगोसेकेराइड और आपकी पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होती है वो किस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, तो आपका क्या होगा दोस्तों? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। चलिए फिर देखना, ये जो आपकी मोनोसेकेराइड्स है ये आपकी कैसी है? सरल शर्कराई होगी। ओलिगोसेकेराइड्स आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इनमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। चलिए आपसे पूछे कि जो ग्लूकोज वगैरह है या सरल शर्कराएं है वो वाटर में आपकी सोल्यूबल है। आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज पूछ ले, या पूछ लिया जाए आपकी सरल शर्कराएं, ये वाटर में सोल्यूबल है, जल में विलेय है, तो इसका कारण क्या बताओगे दोस्तों आप? इसका रीजन ये होता है कि ये क्या बनाते हैं? जल के अणुओं के साथ में H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? ये वाटर में सोल्यूबल हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन, इनको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया अपचयन क्षमता के आधार पर। एक तो आपकी होगी रिड्यूसिंग शुगर्स और एक आपकी होगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स।
देखिए दोस्तों क्या है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लो आप, चाहे आप यहां शुगर्स की बात कर लो, ठीक है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका हो गया रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको तो बोला जाता है अपचायक शर्करा, और ये दोस्तों आपकी होती है अनअपचायक शर्करा। चलिए दोस्तों, रिड्यूसिंग शुगर किन्हें कहते हैं? तो वे शर्कराएं जो कि टोलेन अभिकर्मक और आपका फैलिंग विलियन, फैलिंग सॉल्यूशन और आपका टोलेन अभिकर्मक है, उन सब का क्या कर देती है? वो अपचयन कर देती है। उन्हें आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलोगे। और ऐसी शर्कराएं जो आपके टोलेन रिएजेंट और आपका फैलिंग सॉल्यूशन है उनका रिडक्शन नहीं कर पाती है, उनका अपचयन नहीं कर पाती, उनको अपचयित नहीं कर पाती है, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना आप। एसएससी, देखो एक इंडिया लेवल पर एक एग्जाम होती है एसएससी, 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपका स्टार्च, आपका सुक्रोज और आपका सेल्यूलोज। समझ गए? स्टार्च, सुक्रोज, सेल्यूलोज। पूछे तो किस प्रकार की शुगर्स होती है दोस्तों? ये होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जो बच गई आपकी वो किस में आती है? इस रिड्यूसिंग शुगर्स में आती है। कौन कौन सी हो सकती है वो? चलिए, ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, समझ गए? जितने भी आ सकती है वो सब किस में आ गई? इसमें रिड्यूसिंग शुगर्स में आती है। चलिए दोस्तों, टोलेन रिएजेंट और आपका जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है इनकी बात करेंगे अपन। कार्बोनिल कंपाउंड्स जहां पढ़ेंगे, कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे, वहां पर इनमें बात करेंगे। समझ गए? लेकिन दोस्तों बता देता हूं, जो आपका टोलेन रिएजेंट होता है ये होता है अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशंस होता है। समझ गए? अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशंस, इसी को क्या बोला जाता है? टोलेन रिएजेंट बोला जाता है। ये क्या करता है? कोई आपने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब में जो इसकी दीवार होती है इस पर एक परत चढ़ा देता है सिल्वर के समान। इसके द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उसको रजत दर्पण परीक्षण भी बोला जाता है। और ये जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ये दो से मिलकर बना होता है, फैलिंग सॉल्यूशन ए से और फैलिंग सॉल्यूशन बी से। समझ गए? फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो तो आपका होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलीन होता है, और फैलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये आपका होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रोसेलमन होता है। इनको आप क्या करते हो? ए और बी को क्या करते हो? मिक्स करते हो तो CuOH2 क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। उसी को आप क्या बोले जाते हो दोस्तों? फैलिंग विलियन बोलते हो, और इसका रंग होता है ब्लू कलर। तो दोस्तों ये अपन ने बात की रिड्यूसिंग शुगर की और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों अब देखना, अपन बात करेंगे जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनके बारे में। देखो दोस्तों, मोनोसेकेराइड है, मैंने जहां क्लासिफिकेशन शुरू में बताया था आपको, वहां पर मैंने उसको बताया था कि ये एल्डोज भी होते हैं और आपके कीटोज भी होते हैं। एल्डोज का मतलब हो गया उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और कीटोज का मतलब उसमें कीटोनिक समूह होगा। तो बात करते हैं मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन। मोनोसेकेराइड दोस्तों देखना, जो आपके मोनोसेकेराइड होते हैं इनको एक तो एल्डोज में
और एक आपका होता है कीटोज। इसमें क्लासिफाइड किया गया। एल्डोज का मतलब होता है जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो, और कीटोज का मतलब होता है जिसमें आपका कीटोनिक समूह हो। दोस्तों देखना, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये या तो प्रथम कार्बन पर होगा या आपका कहां होगा, ये अंतिम कार्बन पर होगा। जबकि आपका जो कीटोनिक समूह होता है ये प्रथम और लास्ट इनको छोड़कर कहीं हो सकता है। चलिए, आप जानते हो एल्डोज का एग्जाम्पल जानते हो, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं C6H12O6। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसी प्रकार कीटोज की बात करेंगे। कीटोज में क्या होता है? ये होता है C6H12O6, और इसको क्या बोलते हो आप? फ्रक्टोज बोलते हो। अब दोस्तों जैसे मैंने बात की थी कि यहां पर आपका होता है CHO ग्रुप और यहां पर आपका होता है कोई कीटोनिक समूह। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, जब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, तो ग्लूकोज में क्या होता है, ऐसे 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। हो गए। यहां पर एक CH2OH ग्रुप होता है, यहां आपका होता है एल्डिहाइड समूह है, यहां आपका होता है HOH। आई बात समझ में? यहां आपका होगा HOH, यहां HOH, और 3 नंबर जो कार्बन होगा वहां OH इधर होगा और H आपका इधर होगा। तो ये दोस्तों किसकी बात की अपने? ग्लूकोज की। देखो आपको दिख रहा है एल्डिहाइड समूह है, और वो कहां स्थित है? अंतिम कार्बन पर स्थित है। ये क्या हो गया आपका? ग्लूकोज। फ्रक्टोज में क्या होता है? जो 2 नंबर कार्बन होता है वहां पर आपका होता है कीटोनिक समूह। ये भी क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। समझ गए मेरी बात को? चलिए, यहां पर आपका होता है CH2OH, एल्कोहलिक समूह है। इधर भी क्या होगा? एल्कोहलिक ग्रुप होगा, और यहां क्या होगा दोस्तों आपका? HOH। 2 नंबर कार्बन ये हो गया। देखो दोस्तों, लेकिन इस 2 नंबर कार्बन पे यहां क्या होता है? आपका कीटोनिक समूह होता है। फिर मैंने बोला 3 नंबर कार्बन पे OH इधर होगा और H इधर होगा, और फिर आपका HOH H, और इधर क्या आपका OH। ये दोस्तों अपन ने बात की फ्रक्टोज की। बस ध्यान रखना, फ्रक्टोज पे ग्रुप कौन सा होता है? आपका कीटोनिक समूह होता है, और इसमें कौन सा होता है? एल्डिहाइड समूह होता है। चलिए दोस्तों, अब देखना, कार्बन की संख्या के आधार पर आपके जो एल्डोज है और जो आपके कीटोज है उनका अलग अलग नाम रखा गया, और उनके एग्जाम्पल्स की भी बात करते हैं अपन। चलिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखना दोस्तों, अपने पास में जो एल्डिहाइड्स होते हैं और आपके कीटोन होते हैं, इनको कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किस प्रकार आगे क्लासिफाइड किया गया। देखना, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो सकते हैं इस आधार पर। तो उस एल्डोज का नाम क्या हो जाएगा और उसका एग्जाम्पल। फिर इसके आधार पर उस कीटोज का नाम क्या हो जाएगा और उसका एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, यहां पर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये आपके 6 कार्बन हो गए। दोस्तों 3 कार्बन आपका होता है ट्राई, 4 कार्बन टेट्रा होता है, 5 कार्बन आपका होता है पेंटा होता है, और 6 कार्बन क्या होता है दोस्तों आपका हेक्सा होता है। चलिए, यहां पर क्या लेते हैं? 3 है तो एल्डो ट्राइयोज ले लेंगे, 4 के लिए एल्डो टेट्रोज ले लेंगे, 5 के लिए एल्डो पेंटोज ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका
एल्डो ट्राइओज। इधर 4 के लिए क्या लिखोगे, एल्डो टेट्रोज लिखोगे। 5 के लिए क्या लिखोगे, एल्डो पेंटोज लिखोगे। 6 के लिए क्या लिखोगे, एल्डो हेक्सोज लिखोगे। चलिए दोस्तों, कीटोज की बात करेंगे तो इसी प्रकार आपका क्या होगा, कीटोज में दोस्तों अपन क्या लगाते हैं, अपन ओज लगाते हैं। और कीटोज में यदि अपने को ओज लगाना है तो क्या लिख दोगे, कीटो ट्राइओज, कीटो ट्राइओज। ये क्या हो जाएगा, कीटो टेट्रोज। ये क्या होगा आपका, कीटो पेंटोज। और ये क्या होगा आपका, कीटो हेक्सोज। चलिए, इसके तो एग्जाम्पल जानते हो आप, इस वाले के एग्जाम्पल तो आप जानते हो दोस्तों। चलिए, बताना मेरे को, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप्स होता है और 6 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लूकोज। जानते हो सभी। चलिए, कीटो हेक्सोज का एग्जाम्पल बताओ, अभी करवाया था मैंने, जिसमें कीटोनिक समूह होता है, क्या होगा, फ्रक्टोज। चलिए दोस्तों, एक ऐसा आपको एग्जाम्पल बताना है इसमें 3 कार्बन होते हैं और उस एग्जाम्पल्स का दोस्तों नाम होता है ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है। चलिए, अगले एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। उधर देखना, कीटो ट्राइओज, जिसमें क्या हो, कोई कीटोनिक समूह हो और उसमें 3 कार्बन हो, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। उसका एग्जाम्पल होता है डाई हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हो और उसको दोस्तों आप बोल सकते हो एसीटोन। ये दोस्तों था आपका 3 कार्बन वाला, तो हो गया ग्लिसर एल्डिहाइड, वो तो हो गया आपका एल्डिहाइड, और उधर क्या हो गया आपका डाई हाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए, इसकी बात करेंगे तो ये आपका होता है इराइथ्रोज। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कीटो वाले का, इराइथ्रोज। 5 कार्बन शर्करा मैंने बताई थी अभी पीछे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अणुसूत्र तो होता है लेकिन वो लागू नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट पे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होता है। बताओ देखे। चलिए, राइबोज शुगर जानते हो, राइबोज, और ये आपका राइबुलोज। समझ गए दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे एल्डोज और आपके कीटोज के। ये दोस्तों क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने आज बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स का। अब जब अपनी अगली क्लास होगी तो अपन उसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स के लिए जो रिएक्शंस होती है उसको समझाने के लिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने यार दोस्तों में। थैंक यू।